बहुत समय पहले की बात है। कृष्णा कुंज में दशरथ नाम का एक राजा रहता था। दशरथ को प्रहलाद नाम का एक बेटा था। प्रहलाद धनु विद्या में बहुत कुशल था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाता था। ऐसे ही एक दिन प्रहलाद अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन अचानक से जोर से बारिश होने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। बारिश की वजह से सभी दोस्त अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद प्रहलाद अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। धीरे धीरे करके अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद प्रहलाद एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रहलाद उठता है तो उसे प्रकृति का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है और वो प्रकृति में ही खो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रहलाद को एक छोटा सा घर दिखाई पड़ता है। वो उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर कोई नहीं था। तभी वो घर में इधर उधर देखने लगता है। वो खिड़की से देखता है तो प्रहलाद को एक लड़की दिखाई पड़ती है, जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला देखने में बहुत खूबसूरत थी। तभी सिंड्रेला परी की नजर प्रहलाद के ऊपर पड़ती है। सिंड्रेला परी प्रहलाद के पास जाती है और बोलती है, आप कौन है और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? मेरा नाम प्रहलाद है। कल मैं शिकार करने के लिए जंगल में आया था, तभी बारिश होने के कारण मेरे सभी दोस्त इधर उधर हो गए। मैं सुबह उठा तो थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हारा घर मिला, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा? हाँ जरूर। सिंड्रेला परी प्रहलाद को खाना खिलाती है। प्रहलाद रोज रोज महल का खाना खाकर उठ चुका था, इसीलिए उसे सिंड्रेला परी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम इस घर में अकेली ही रहती हो? तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता क्या? मुझे रानी परी ने श्राप दिया है, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया। मैं आज रात को यहीं पर रुकना चाहूँगा, अगर तुम मुझे अनुमति दो तो। हाँ जरूर। मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं अपने मेहमानों की खातिरदारी कर सकूं। सिंड्रेला रात के लिए खाना बनाती है और फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रहलाद सिंड्रेला परी से पूछता है, एक साल पहले की बात है, मैं मेरे दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ पर रानी परी अपना रूप बदल कर आई। मुझे लगा हमारे बगीचे में कोई चोरी छुपे जबरदस्ती घुस आया है, इसलिए मैंने उनसे क्रूरता से बात करी। तभी रानी परी ने मुझे घमंडी और बदतमीज समझ लिया, इसीलिए रानी परी ने मुझे श्राप दे दिया और ये कहा कि मैं जंगल में पूरे 10 सालों तक अकेली रहूंगी, जिसके बाद मुझे अकेले रहना पड़ा और अब तो मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ। कभी कभी मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। 2-3 दिन बाद मेरे माता पिता आने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊंगी, तब तक आप यहीं पर अपना समय बिताइए। सिंड्रेला परी और प्रहलाद बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। प्रहलाद सिंड्रेला परी की खाना बनाने में मदद करता है और उसके सभी कामों में मदद कराता है। शाम के समय में सिंड्रेला परी और प्रहलाद टहलने के लिए जंगल में जाया करते और वहाँ से बहुत सारे फल और सब्जियां भी तोड़ कर लाते। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। सिंड्रेला परी के माता पिता दोनों सिंड्रेला से मिलने के लिए सिंड्रेला के घर आते हैं। सिंड्रेला के माता पिता एक राजकुमार को एक छोटे से घर में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिंड्रेला परी प्रहलाद को अपने माता पिता से मिलवाती है। सिंड्रेला के माता पिता राजकुमार को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। तभी सिंड्रेला के पिता बोलते हैं, बेटा, आज खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना। आज हम राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी बेटी के हाथ का सादा खाना ही अच्छा लगता है। सिंड्रेला सभी के लिए खाना बनाती है, जिसमें प्रहलाद भी उसकी मदद करता है। तभी प्रहलाद को सिंड्रेला की मदद करते देख सिंड्रेला के माता पिता बोलते हैं, कितना प्यारा लड़का है, हमारी बेटी की कितनी मदद करता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्यों ना हम इसे अपनी बेटी की शादी करा दे। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक राजकुमार है। थोड़े समय बाद इसको अपने राज्य वापस लौटना पड़ेगा। और फिर तुम्हें याद है ना, हमारी बेटी को श्राप मिला है, तो फिर हम अपनी बेटी को राजकुमार के साथ नहीं भेज सकते हैं। 10 सालों तक हमारी बेटी को जंगल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बेटी का न जाने क्या होगा। मुझे तो हमेशा इसकी चिंता रहती है। खाना बनने के बाद सभी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, जिसके बाद सिंड्रेला अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है। तभी मौका पाकर राजकुमार प्रहलाद सिंड्रेला के पिता से बात करते हैं। पिताजी, मुझे सिंड्रेला से शादी करनी है, क्या आपको मैं स्वीकार हूँ? राजकुमार प्रहलाद की बातें सुनकर सिंड्रेला के पिता थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, आप एक राजकुमार हैं और हम परी साम्राज्य से हैं। आपके पिता कभी भी हमारे से रिश्तेदारी करने के लिए नहीं मानेंगे। आप उन सब की चिंता बिल्कुल मत करिए। मैंने सिंड्रेला से शादी करने के लिए अपना मन बना लिया है और मैं सिंड्रेला से ही शादी करूंगा और हमेशा उसके साथ इसी जंगल में रहूंगा। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला के पिता सिंड्रेला की माँ से बोलते हैं, रानी, राजकुमार प्रहलाद ने हमारी बेटी का हाथ मांगा है, वो उससे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है
कि सिंड्रेला भी प्रहलाद से शादी करना चाहती है या नहीं। मैं सिंड्रेला से पूछकर आपको बताती हूँ। सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला के पास जाती है और सिंड्रेला से पूछती है, जिसके बाद सिंड्रेला भी अपनी माँ को हाँ में मंजूरी दे देती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार प्रहलाद सिंड्रेला के पास आता है और बोलता है, सिंड्रेला, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तुम्हारे पिता ने मुझे मंजूरी दे दी है, लेकिन मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, रानी परी ने मुझे श्राप दिया है और मैं 10 सालों तक यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए शादी करने के बाद तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों की राजी मर्जी से शादी हो जाती है। सिंड्रेला और प्रहलाद जंगल में छोटे से प्रोग्राम के साथ शादी कर लेते हैं, जिसके बाद सिंड्रेला के माता पिता चले जाते हैं। सिंड्रेला और प्रहलाद हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। उन दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी से चलती है। प्रहलाद कभी भी सिंड्रेला का अपमान नहीं किया करता। वो हमेशा उससे इज्जत से बात किया करता और उसे खूब प्यार करता। सिंड्रेला भी प्रहलाद की खूब देखभाल करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है। सिंड्रेला जाकर गेट खोलती है तो दरवाजे पर कुछ सेनापति और प्रधान जी खड़े होते हैं। तभी वो राजकुमारी को देखते हैं तो बोलते हैं, राजकुमार, 5 महीने से राजा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा, तब जाकर आप बड़ी मुश्किल से हमें मिले। राजा रानी की तबीयत खराब होती जा रही है, इसीलिए वो अब आपको आपकी राजगद्दी देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे अब राज्य का काम नहीं संभाला जाता। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने राज्य वापस चलना होगा। प्रधान जी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। मैंने सिंड्रेला परी से शादी कर ली है और मैं सिंड्रेला को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए आप जाकर माँ पिताजी को मेरा ये समाचार दीजिएगा कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। प्रधान जी की बार बार विनती करने पर भी राजकुमार वापस राजमहल जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सिंड्रेला बोलती है, सुनिए, आपको कठिन समय में अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके पास रहना चाहिए। मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। आप जाइए और अपना कर्तव्य निभाइए। सचमुच सिंड्रेला, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा है कि वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। मैं निशानी के तौर पर तुम्हें मेरी ये अंगूठी दे रहा हूँ। तुम हमेशा इसे संभाल कर रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो, मैं निकलता हूँ। सिंड्रेला श्राप के कारण राजकुमार के साथ राज्य नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद राजकुमार राज्य के लिए निकल पड़ता है। 2 दिन की दूरी तय करने के बाद जब 5 महीने बाद राजकुमार राज्य में लौटता है तो चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। राजा रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा रानी को अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो अपने माता पिता की मंजूरी के खिलाफ कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन जब राजकुमार प्रहलाद सिंड्रेला परी के बारे में राजा रानी को बताते हैं तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। राजकुमार प्रहलाद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, परी साम्राज्य में हमारी दुश्मनी है, तो फिर तुमने परी साम्राज्य की लड़की से शादी क्यों करी? और फिर अगर तुमने कर भी ली है, मैं और तुम्हारी माँ सिंड्रेला को अपनी बहू नहीं मानते हैं और ना ही हम इस शादी को मानते हैं और ना ही हम अपने जीते जी सिंड्रेला को इस महल में घुसने देंगे। याद रखना तुम मेरी बातों को। लेकिन पिताजी, सिंड्रेला बहुत अच्छी है, आप उससे मिलकर खुश होंगे। आप मेरी बात तो सुन लो। राजा दशरथ और रानी राजकुमार प्रहलाद की एक भी बात नहीं मानते हैं और वो उठकर चले जाते हैं वहाँ से। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। कुछ महीनों बाद राजा दशरथ और रानी विशाखा नाम की एक रानी से राजकुमार प्रहलाद की शादी करा देते हैं। अपनी माँ की जिद के कारण राजकुमार प्रहलाद को यह रिश्ता कबूलना पड़ता है। प्रहलाद को हमेशा सिंड्रेला की चिंता सताती रहती थी। एक दिन प्रहलाद को राज दरबार में राजा दशरथ बुलाते हैं और बोलते हैं, प्रहलाद बेटा, आज से तुम्हें राज्य का कारोबार संभालना होगा। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, इसीलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने पिता की आज्ञा मानकर प्रहलाद राजगद्दी संभाल लेता है, जिसके बाद राज्य के कारोबार में प्रहलाद बहुत ज्यादा मगन हो जाता है, जिस कारण से उसे समय नहीं मिल पाता। उसे हमेशा सिंड्रेला की चिंता सताती रहती थी। उसे सिंड्रेला से मिलने की काफी इच्छा होती थी, लेकिन वो कभी भी राज कारोबार से वक्त नहीं निकाल पाता था। मन ही मन प्रहलाद सोचता रहता। वहीं दूसरी ओर जंगल में सिंड्रेला एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो शांतनु रखती है। ऐसे ही पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। शांतनु अपने पिता की तरह वीर और शूर था। ऐसे ही एक दिन राज्य का एक सैनिक राजा प्रहलाद के पास आता है और बोलता है, महाराज, राज्य में चोरी की बहुत शिकायत आ रही है और चोर इतना होशियार है कि राज्य में उसे किसी ने देखा भी नहीं है। और हाँ महाराज, वो चोर सिर्फ धनवान लोगों के घर चोरी करता है और चोरी करके वो गरीबों में बांटता है। आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया है। प्रधान जी, आप मेरा एक काम करिए, कल एक जश्न का आयोजन करिए और सारी प्रजा को उसमें बुलाइए
और एक कमरे में कीमती जेवरों की प्रदर्शनी लगाइए और कमरे के आसपास कड़ा पहरा लगाइए। जैसे ही चोर वहाँ पर आए उसे बंदी बना लो, मेरे पास लेकर आओ। प्रहलाद के कहने पर राज्य में जश्न का आयोजन होता है। सारी प्रजा वहाँ पर उपस्थित होती है। वहाँ पर शांतनु अपने एक थैले में बड़े बड़े सांप लेकर आता है और वहाँ छोड़ देता है, जिसके बाद सारी प्रजा इधर से उधर भागने लगती है, जिस कारण से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर शांतनु कमरे में जाता है, सारे जेवर चोरी कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब वो ये बात राजकुमार प्रहलाद को पता चलती है तो वो अगले दिन राज्य में घोषणा करवाता है। सुनो सुनो सुनो, कल जश्न में जिसने भी चोरी करी है वो स्वयं राज्य में उपस्थित हो। राजा प्रहलाद उसको उसकी होशियारी के लिए इनाम से पुरस्कृत करेंगे और राज्य की ओर से उसे कोई भी कारावास की सजा नहीं सुनाई जाएगी। शांतनु जानता था कि राजकुमार प्रहलाद अपने वादे के पक्के हैं, इसलिए दूसरे दिन शांतनु राजा प्रहलाद के सामने उपस्थित हो जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। प्रहलाद को उसकी सच्चाई भा जाती है। शांतनु को देखकर प्रहलाद को विश्वास नहीं होता कि शांतनु सच में कोई चोर है। तभी प्रहलाद शांतनु से बोलते हैं, तुम चोरी करने के बावजूद भी अपना चुराया हुआ धन गरीब लोगों में बांट देते हो। मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद आया। सचमुच तुम बहुत ही अच्छे और नेक व्यक्ति हो जो हमेशा लोगों का भला करते हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्यों? आप मेरे साथ चलिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। शांतनु महल के पास में थोड़ी दूर पर एक झोपड़पट्टी में अपनी माँ सिंड्रेला के साथ रहता था। जब शांतनु प्रहलाद को अपनी माँ से मिलवाता है तो सिंड्रेला बोलती है, प्रहलाद आप तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ। ये देखो, मैंने आपकी दी हुई अंगूठी अभी तक संभाल कर रखी है। आप इतने सालों से कभी भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है सिंड्रेला, मैं तुमसे मिलने के लिए 5 बार जंगल में जा चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बार नहीं मिली। मैंने जंगल में तुम्हारी बहुत खोज करी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं आज खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हें अब सम्मान सहित अपने राजमहल की रानी बनाऊंगा। जिसके बाद प्रहलाद सिंड्रेला को बड़ी रानी के रूप में ओहदा देता है। राजवासी भी बहुत खुश होते हैं और शांतनु को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। जिसके बाद सारी प्रजा बड़ी रानी सिंड्रेला और नए राजा शांतनु को मान सम्मान देते हैं। जिसके बाद सिंड्रेला अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई साहिल के साथ रहा करती। कुछ सालों पहले उन दोनों के माता पिता का निधन हो गया था। उन दोनों के माता पिता के जाने के बाद करिश्मा ने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली थी। दीदी, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे लगता है मुझे भी काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो साहिल। जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। मैं खुद काम करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं और कहीं काम मांगूंगी, क्या पता मुझे वहाँ पर अच्छे पैसे मिल जाए, जिसके बाद मैं अच्छे से घर चला सकूं। तू घर पर रहकर पढ़ाई कर और घर का ध्यान रख। मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ। करिश्मा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक बहुत अमीर सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम मिल ही जाता है। जिसके बाद जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चलने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा होता है। लेकिन एक दिन, दीदी, मेरी टीचर ने एग्जाम के फीस भरने के लिए बोला है, वो भी 1000 रुपए। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा और मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मैं इतनी फीस कहाँ से लाऊंगी? लेकिन कोई बात नहीं साहिल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज मालकिन से बात करती हूँ, क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर पाए। इसके बाद करिश्मा अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, मुझे आपके पास काम करते हुए काफी समय हो गया है। अब तो आपको मुझ पर भरोसा भी हो गया होगा। क्या आप मुझे थोड़े पैसे एडवांस दे सकती हैं? मुझे अपने भाई के स्कूल की परीक्षा की फीस देनी होगी। मैं काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मालकिन, प्लीज मुझे दे दीजिए। मेरे भाई के पूरे 1 साल की मेहनत का सवाल है। आप मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मालकिन करिश्मा की कोई बात नहीं सुनती और उसे जोरदार एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैं तुझे पागल नजर आती हूँ क्या, जो तू बहाने मारेगी और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? तेरे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। तेरे भाई का साल खराब होता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तूने मुझसे पूछकर अपने भाई को स्कूल में नहीं डाला है, जो मुझसे मदद मांगने आई है। अगर काम करना है तो कर, वरना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालना। आपने मुझे काम से निकाल दिया तो हम दोनों भाई बहन 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। यहाँ खड़ी होकर अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी से काम पर लग जा। मालकिन की इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद करिश्मा काम पर लग जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं अपने भाई के एग्जाम की फीस कैसे भरूंगी? ऐसा ना हो उसका पूरा साल खराब हो जाए। अगर ऐसा हुआ
तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मालकिन के घर का काम खत्म करने के बाद करिश्मा अपने पड़ोस में रह रहे भोला चाचा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। जिसके बाद भोला चाचा बोलते हैं, बेटा तुम्हें तो खुद पता है मैं बूढ़ा हूँ और मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा इकलौता बेटा शहर में कमाता है और मुझे 1 रुपया नहीं देता। जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमा कर 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 500 रुपए है। अगर इन पैसों से तुम्हारा कुछ हो सकता है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोला चाचा, आप मुझे 500 ही दे दीजिए, मैं थोड़े दिनों में आपके 500 रुपए चुका दूंगी। ऐसा बोलकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपने भाई के स्कूल में 500 रुपए जमा करवा देती है। जिसके बाद साहिल अच्छे से अपने सभी एग्जाम देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन उनके घर मकान मालिक आता है और अपने घर का किराया लेने के लिए, चलो जल्दी से मेरे घर का किराया निकालो, पूरे 4 महीने हो गए मैं किसी काम से शहर क्या चला गया, तुम दोनों भाई बहन ने तो किराया देना ही बंद कर दिया। जल्दी निकाला मेरे पैसे, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और काम है। मालिक मुझे माफ कर दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ये क्या बोल रही है तू, 4 महीने से किराया नहीं दिया और अब ये बोल रही है कि तेरे पास पैसे नहीं है, जल्दी से मेरा घर खाली कर। मकान मालिक धक्के मारकर साहिल और करिश्मा को घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद दोनों भाई बहन रोते रोते जंगल की तरफ चले जाते हैं और एक नदी किनारे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ कोई बचाओ मुझे। साहिल और करिश्मा दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और फिर आवाज का पीछा करते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक परी पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। तभी दोनों भाई बहन जल्दी से जाकर उस परी को खोल देते हैं। जिसके बाद वो परी बोलती है, धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद करी। मुझे एक जादूगरनी ने बंदी बना लिया था और मेरी जादुई छड़ी मुझसे छीनकर मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। क्या तुम दोनों भाई बहन मेरी जादुई छड़ी लाने में मदद कर सकते हो? हाँ जरूर परी, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बताओ हमें क्या करना है? यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी। गुफा मिलने के बाद तुम्हें उस रास्ते पर सीधा सीधा चलते जाना है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वहाँ पर 2 सोने और चांदी के घर दिखाई देंगे। उन दोनों में से किसी एक घर में जादूगर ने मेरी जादुई छड़ी रखी है। अब तुम्हें पता करना है कि उन दोनों घर में से जादूगर ने किस घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। परी को मुसीबत में देख साहिल और करिश्मा परी की मदद करते हैं। जिसके बाद दोनों भाई बहन कुछ दूर चलते हैं तो उनको कुआं मिलता है। जिसके बाद वो दोनों कुआं से सीधा सीधा चले जाते हैं। तभी उन्हें 2 सोने चांदी के घर दिखाई देते हैं। दीदी देखो, आखिरकार हम पहुँच गए। ये सोने चांदी के घर देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं। चलो दीदी हम परी की जादुई छड़ी लेकर आते हैं। जैसे ही वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तभी सोने वाला घर बोलता है, तुम मेरे घर के अंदर आओ, मैं तुम दोनों भाई बहन को बहुत सारी धन दौलत दूंगा, जिन्हें पाकर तुम्हें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम जिंदगी भर माला माल रहोगे। नहीं नहीं, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें परी की जादुई छड़ी चाहिए। अगर आप हमें परी की जादुई छड़ी दे देंगे तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अगर तुम्हें परी की जादुई छड़ी चाहिए तो तुम मेरे घर में आओ। मेरे घर में परी की जादुई छड़ी है जो जादूगर ने छुपा कर गई है। दोनों भाई बहन चांदी वाले घर में चले जाते हैं और परी को उसकी जादुई छड़ी लाकर देते हैं। क्या बात है, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा ईमानदार और नेकदिल बच्चे हो। तुम्हें सोने के घर ने धन दौलत का लालच दिया, लेकिन फिर भी तुमने धन दौलत का लालच न कर मेरी मदद करने का फैसला लिया। सचमुच तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना बोलकर परी उन दोनों को सोने के घर में ले जाती है और बहुत सारे रुपए पैसे देती है और बोलती है, बेटा ये तुम दोनों की ईमानदारी का इनाम है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो भाई बहन उन पैसों से एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनवा लेते हैं और साथ में भोला चाचा को भी अपने घर में रख लेते हैं और करिश्मा भोला चाचा की भी सेवा करती है। जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।